चलिए देखें, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा है कि पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, इस सबको जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा वो हमें बताना है। दूसरा कहा है क्वेश्चन की प्रत्येक प्रतिरोध में कितनी धारा होगी वो बताइए। जरा मुझे बताएं, यहाँ से जो करंट जाएगा, जैसे ही हम लोग इसको ऑन करेंगे, स्विच वगैरह लगा सकते हैं अपने जानने के लिए, लेकिन सर्किट में इतना दिया हुआ है कि ये फोटो बना रखा था और कहा था क्वेश्चन में कि ए और बी बिंदु पर यदि 4 वोल्ट का एक बैटरी लगा दिया जाए जिसका आंतरिक प्रतिरोध इतना है, तो मुझे इसे नहीं जोड़ना पड़ेगा, मैंने जोड़ दिया यहाँ पे ए और बी पर। ओके, अच्छा अब जरा मुझे बताएं, जैसे ही हमने इसको जोड़ दिया तो एक करंट आई चलेगी इधर से और वो करंट अब वापस आएगी तो आई बन जाएगी। यहाँ पर आई का एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा ऊपर। जो हिस्सा इधर गया वो वापस फर्दर यहाँ पे डिवाइड होकर दो पार्ट में, एक जाएगा इधर, एक जाएगा नीचे। अब रुके, इधर जो करंट गया है ये करंट का हिस्सा यहाँ पर, एक इधर और एक उधर, फिर एक हिस्सा इधर जा रहा है और ये उधर जाकर के वापस मिल करके आएगा। सही है एकदम। अच्छा तो जरा बताएं, हम कह सकते तो यहाँ पर एक करंट इधर भी जा रही है, एक करंट इधर भी जा रही है, ये दोनों क्या करेंगे, दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ये अगर आप बढ़िया से देखें तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, जब व्हीटस्टोन सेतु अभी भी पढ़ा था तो उसमें कुछ हम लोगों ने ऐसे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध जुड़ा हुआ है ना, यहाँ उसके जगह प्रतिरोध जुड़ा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का भी अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ऐसा कोई उपकरण नहीं है जिसका प्रतिरोध ना हो, इसलिए गैल्वेनोमीटर का ही वो प्रतिरोध आप मान ले तभी ठीक है। यहाँ पे मैंने बैटरी जोड़ दिया है, जिसका 4 से जोड़ दिया है 4 वोल्ट है। देखिए बैटरी कहा था, मैं बैटरी का सिंबल नहीं बनाया है ना, वो आप जानिएगा। यहाँ 4 वोल्ट हो गया और यहाँ पर एक आंतरिक प्रतिरोध जोड़ दीजिए 10.4 ओम का, और ये ऐसे हो गया। नामकरण इसका कर दिया जाए, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी और इसका नाम है डी, और ये हो गया 10 ओम। और ये शायद 4 का 4 ओम, और ये 2 होगा, और ये 6 होगा, और ये 3 होगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताना, आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, जरा एक बात बताइए, 2/4 बराबर 3/6 है कि नहीं? इसलिए व्हीटस्टोन सेतु है। आपने नियम पढ़ा था ना, इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के बराबर होना चाहिए, तो वही देखिए है। या फिर इन दोनों का अनुपात इन दोनों बराबर होना चाहिए, देखिए वही है। तो मन की आंखों से देखिए, ये व्हीटस्टोन सेतु है ना, व्हीटस्टोन सेतु है तो व्हीटस्टोन सेतु का नियम भी लगेगा। अब व्हीटस्टोन सेतु ये कहता है कि देखना, यहाँ से जो करंट इधर चला, यहाँ से जो करंट इधर चला, तो बिंदु सी व बिंदु डी दोनों क्या हो जाएंगे, समान विभव पर, है ना। तो मतलब कल वाला नियम तो बताया ही मैंने कि ये सेतु कैसे काम करता है। इसमें ऊपर से भी करंट आएगी, नीचे से भी करंट आएगी, अगर आएगी तो ये क्या करेगा, उसका विरोध करेगा। तो दूसरी बात क्या कि सी व डी ए से बराबर दूरियां पे है, ठीक है, तो इन दोनों का विभव समान हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिएगा, ये विभव पता, मान लीजिए यहाँ पे 5 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, 10 वोल्ट कुछ है, 10 वोल्ट है, इसमें कुछ करंट जाएगा, जो करंट इसमें जाएगा बेटा, वो करंट कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करवा देगा। तो एक बात बताना, इसमें करंट मान लिया जाए 3 जा रहा है, और इसमें मान लिया जाए 2 जा रहा है, 2 एम्पियर। आपको समझाने की बात, यहाँ पे मान लीजिए पूरा कितना है, 5 एम्पियर मान लीजिए कह रहे हैं, मुझे आपको कुछ समझाना है, अच्छी बात बताना है यहाँ पे, सुना। तो यहाँ से यहाँ पर 3 एम्पियर, इसमें 2, आप कह सकते हैं सर उसमें ज्यादा, इसमें कम क्यों लिया, प्रतिरोध देखिए, इसमें प्रतिरोध कम है तो धारा ज्यादा होगी, यहाँ प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा कम होगी। तो बताना 3 दूना 6 ना, तो 6 वोल्ट तो यहीं पे ड्रॉप हो गया। हालांकि 4 वोल्ट की बैटरी से संभव नहीं कि 5 एम्पियर करंट मिल जाए। आपको पता है कि 220 से 240 पर हम लोग को 4.5 एम्पियर करंट मिलती है ना, इसलिए इस वोल्टेज को हमें 4 नहीं मानना पड़ेगा, कुछ ज्यादा मानना पड़ेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए बताना मुझे। तो यहाँ पर कितना विभव पतन हो गया, 6। अरे आई यार, ओम सलाह क्या कहता है, आई कितना 3, आर कितना 2, कितना व्यय हुआ 6, तो जो बचा यहाँ, अगर मान लीजिए यहाँ 10 था तो कितना यहाँ बचा 4 वोल्ट। अब बताना यहाँ पर, यहाँ करंट कितना 2 3, गुणा करिए, विभव कितना खर्च हुआ 6, बचा कितना 4, दोनों का विभव समान है, बिंदु सी और डी समान विभव पे होंगे। अतः जब बिंदु सी और डी समान विभव पे होंगे तो इस वाले लाइन में कौनो धारा का प्रवाह नहीं होगा। ये तो बढ़िया, ये पढ़ते पढ़ते जीवन बीत गया है। तो बताना, इसलिए बिंदु सी और डी में जब धारा होगी ही नहीं तो हमारे सर्किट में है नहीं है, तो जो करंट यहाँ से चली वही करंट इसमें भी जाएगी, क्योंकि इनके बीच में विभव का अंतर होगा। कल पढ़ाए थे भाई, यहाँ जितना विभव है मान लीजिए 4 है,
यहाँ पर मान लीजिए 10 वोल्ट था और यहाँ पे आके 0 वोल्ट हो गया। ऐसा कब होगा जब 10 वोल्ट की बैटरी रहेगी तब। तो बताना, तो यहाँ पर अब अगर हमें यहाँ पर आपको समझाना चाहूँ मैं इस समय वर्तमान समय में समझाना चाहूँ इसके, अरे 4 वोल्ट था, अगर 4 वोल्ट है, यहाँ 4 वोल्ट है तो कुछ धारा इसमें जाएगी, ये कुछ विभव पतन कर देगा, जितना विभव बचेगा वो यहाँ, जितना विभव बचेगा वो यहाँ, इन दोनों का विभव रहेगा समान। तो ये विभव समान रहेगा तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। जब धारा का प्रवाह नहीं होगा तो इसको छोड़ दीजिए। अब एक बात और बताइए, यहाँ पर विभव कुछ होगा, यहाँ पर विभव शून्य होगा, क्योंकि यहाँ का विभव का इसके बीच में कौन ने लिखाया विभव को, तो यहाँ कितना रहेगा 4 वोल्ट और यहाँ कितना रहेगा 0 वोल्ट। तो यहाँ मान लीजिए 2 वोल्ट बचा है, तो 2 और 0 अंतर कितना, 2 और 0 अंतर कितना 2। तो इसमें भी करंट जाएगी, इसमें भी करंट जाएगी, जाएगी ना, जाएगी ना। तब पढ़ता बेटा, धारा किसकी वजह से होती है, विभवांतर की वजह से। इसमें धारा नहीं होगी क्योंकि दोनों बिंदु समान विभव में हैं। एक बात बताइए, अगर बेंच को हम समान ऊंचाई पे रखें, अब उसमें मार्कर रख देते हैं, लुढ़केगा? गेंद रख दे उस पे लुढ़केगा? नहीं लुढ़केगा। लेकिन हाइट अगर डिफरेंस कर दे तो लुढ़केगा। जैसे मैंने कहा था, हवा का फ्लो कैसे होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हीट का हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, है ना। तो ऐसे ही आवेश का प्रवाह कैसे होता है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, है ना। पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल, धन विभव, धन विभव से ऋण विभव या उच्च विभव से निम्न विभव। तो बताइए, इन दोनों का विभव जब बराबर रहेगा तो इसमें काहे करंट जाएगा, नहीं जाएगा। अब बताना, यहाँ 2 है, यहाँ 0, तो काहे नहीं जाएगा, वहाँ तो जाएगा। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 0, तो यहाँ तो करंट जाएगा ना। तो इन दोनों में करंट होगा। एक बात बताना, यहाँ से जो करंट चली वो इसमें I1 निकली, तो कहाँ गई, तो अगर हम मान ले कि ये करंट I आया था तो यहाँ पर आकर के क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया I2। तो इसमें कौनो करंट नहीं हुआ तो इसमें भी I1, इसमें भी I2, बस बढ़िया I2। अब बताइएगा, पहले एक बात बताइए, कुल प्रतिरोध बता दिया जाए, बताइए 2 और 4 6 और कितना 9 1/6 ना। या तो कह दीजिए R बराबर गुरुजी गुणा, ऊपर गुणा नीचे जोड़ ना। चाहे आप ये वाला नियम लगाइए 1/R1 + 1/R2 वाला, ये लगाइए। चाहे कह दीजिए कि सर हम डायरेक्ट निकालना चाहेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे जोड़, पढ़े कि नहीं? तो बताइए सर, ये तो इसमें पैरेलल के लिए हो गया ना। हाँ, श्रेणी क्रम पहले श्रेणी क्रम निकाल लेंगे तो उसके बाद, अरे 4 2 6 नहीं हो गया है, अभी 9 हो चुका है ना, हम उसको तो समांतर जोड़ेंगे ना। तो श्रेणी क्रम काहे जोड़वा रहे हो, तो जानते हैं आप प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, डायरेक्ट। तो बताइए, जो करंट इसमें गया वही करंट इसमें, तो ये दोनों कौन क्रम में, तो ये कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 9, तो एक हो गया 6, एक हो गया 9, ये दोनों समांतर क्रम में, वही समांतर क्रम में जोड़िए। तो एक हो गया 6, एक हो गया 9, 9 4 15 नहीं, अरे नीचे तो दोनों जोड़ दीजिए, चलो लिख देते हैं 54 15 काटिए। अच्छा, किससे कुछ कट रहा है, 3 इकाई 3 3 वाटे 24 15, ये R का मान हो गया। छोड़ दीजिए, दशमलव मत भागिए, छोड़ दीजिए। अगर परिपथ का पूरा प्रतिरोध बोलेगा तो इसमें हई जुड़ जाएगा। पहली बात दीजिए 5 3 15.6 ना। ई हुआ खाली इसका। अभी सबको हटाइए, एक को प्रतिरोध बनाइए, जो करंट उस प्रतिरोध में वही करंट इस प्रतिरोध में, इसलिए ये प्रतिरोध और ये पूरा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, इसलिए अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, हाँ परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर बताइए क्या लिखा था, 3.6 प्लस 0.4 है भाई, तो 4 हो गया, 4 बढ़िया। हमसे क्या पूछा था, कुल हर एक प्रतिरोध में धारा बताना है, हर एक प्रतिरोध में धारा बताया जाए। तो पहले परिपथ का धारा निकालिए। तो धारा I बराबर क्या होता था, याद करिए V/R, चाहे V/R चाहे E/R, यहाँ चाहे 4 ई कहिए चाहे V कहिए, वह बात है। तो बताइए यहाँ पर क्या रखा था, बोलिए 4। अब इक्वल प्रतिरोध है परिपथ का, बोलिए ओ भाई साहब 1 एम्पीयर, बढ़िया। हमने कहा था ना कि इतना कम बैटरी, इतना कम सोर्स से 5 एम्पीयर कभी प्राप्त नहीं होगा। फिलहाल अब मुझे यहाँ बताइए, अब हमें हर एक प्रतिरोध में करंट बताना है, इसमें कितना करंट, इसमें कितना, इस दोनों में एक रहेगा, एक रहेगा, और इन दोनों में करंट क्या तो आइए निकाला जाए। तो पहले बताइएगा, इसमें करंट एक बार बताइए, I1 + I2 बराबर 1 का,
अरे भाई यही आई का मान आया है 1 एम्पियर और यही आकर के आई यहाँ पे 2 भाग में बटा है, वही वापस दोनों जुड़ करके फिर से आई बन गया। मत सुनिए इधर तो ठीक ना, तो बताइए ना I1 I2 जुड़ेगा तो आई बनेगा ना, तो 1 एम्पियर आएगा कि नहीं? आ रहा है। हाँ सर, आ रहा है। तो 1 एम्पियर आएगा तो हमें I1 का मान निकालना है, I2 का मान निकालना है और चेक करने के लिए दोनों फिर जोड़ के देखा जाएगा आया कि नहीं, ठीक ना। अब जरा मुझे बताइएगा इसमें पहला लूप, इसको दूसरा लूप, दूसरा लूप, तो पहले लूप में क्या लगाने पर किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो इसमें द्वितीय नियम लगा लिया जाए बेटा। आइए ऊपर लगाइए। ए बेटा I1 बोले 2 I1 तो पहले लूप के लिए ऊपर आउट लिखिए, आ रहा है कि नहीं बेटा? 2 I1, अब आगे बोलिए माइनस ना, याद है ना? 3I2, हाँ माइनस 3I2 बराबर का कुछ नहीं, 0, तो हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 4I1, अच्छा दूसरा बोल रहे हैं, दूसरे लूप में लगाइए 4I1 minus 6I1 6I2 बराबर 6I2। बेटा इसको 2 से काट लीजिए, एक ही चीज है ना। अच्छा ठीक है जी, तो अब जरा एक के बात है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें इसी क्वेश्चन की तो जरूरत नहीं है, बहुत अभी आ रहा है ना, नहीं समझे? नहीं समझे? आइए ई आया है कि नहीं? चलिए दूसरे वाले में संस्कार, दूसरे वाले में बताइए बेटा ई करंट आ रही है, बोलिए बोलिए नाम बोलिए। 4I1 हाँ माइनस, अरे क्यों? अरे इधर से ना और ये ऊपर से दोनों विपरीत ना, तो इसमें बोलिए करेंट बोलिए 6I2 बराबर 0 या फिर 4I1 बराबर 6I2, 2 से काटिए 2I1 बराबर 3I2। ए बेटा ये तो पहला समीकरण मिल गया, तो इसको 2 काहे कहेंगे आप? बोलिए ना, तो जब पहला समीकरण 2 बार लिखने की क्या जरूरत है, पहले से आप काम शुरू कर दीजिए। तो आइए हटाए ना, काहे 2 बार लिखेंगे हम लोग? चलिए यहाँ से बताइए I1 का वैल्यू बताइए। 3I2/2, I1 बराबर बताइए 3I2/2, ठीक ना। अब ये I1 आ गया, जरा मुझे बताइएगा I1 प्लस I2 बराबर कितना आया? 1 आना चाहिए। अब I1 का वैल्यू बताइए 3/2I2 प्लस I2 5I2 बराबर 2, I2 बराबर 2/5, नहीं समझेगा? इधर अब 2/5 अपना समझा लीजिए, ठीक है ना। 0.4 5 चौके 20 0.4 I2 हो गया। तो अब I2 निकल गया तो I1 भी निकालना है, ये ख्याल रख दीजिए। अरे 1 माइनस कर दीजिए 0.4, हाँ वो भी ये भी ठीक है, या यहाँ रख देंगे तभी तो कर जाता 0.6 आएगा। ऐसे ही बताइए ना 0.4 0.6 आएगा, दोनों जुड़ने पर आएगा। हर एक प्रतिरोध में पता चल गया कि नहीं? तो कहेंगे 2 आंसर में लिखना पड़ेगा, प्रतिरोध 2 तथा 4 ओम 2 ओम 4 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान बोलिए 0.6 तथा इसमें कितना 0.4। हाँ समझ गए, ये रहा क्वेश्चन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके देखिए बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आई का वैल्यू दिया है 3 एम्पियर है, क्वेश्चन दिया है हमारे पास किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा, किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो t बराबर 5 मिनट को हम चाहे तो 5 इंटू 60 यानी कि 300 लिख सकते हैं सेकेंड, और कहा है कि इतना 5 मिनट तक अगर 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो कार्य 1350 जूल करना पड़ता होता है। तो परिपथ के स्रोत का विद्युत वाहक बल बताइए, तो विद्युत वाहक बल यानी स्रोत हमें V बताना है, तो हमें पता है कि W बराबर V बराबर क्या होता है W/Q, तो यहाँ से पहले Q निकालना पड़ेगा, हम जानते हैं Q बराबर होता है IT, अरे क्योंकि I बराबर क्या होता है Q/T, इसलिए यहाँ से Q पहले निकाला जाएगा। I का वैल्यू है 3 और T का वैल्यू है 600, अरे 300 तक इसका गुणा करने पर 900 आता था हमारे जमाने में, ये हो गया गुणांक, ठीक है ना। तो यहाँ पर W का मान रख दिया जाए 1350 नीचे में बोलिए 900, आई हो गया भी 0 के पास जाएगा, तड़का काटिए 15 9 135 15 6 90 3/2 से काटिए 3 3 9 3 2 6, एकरा मतलब कि इतना वोल्ट आना चाहिए, यह आंसर है आपका। पकड़ो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, हो गया। अच्छा अगला क्वेश्चन दिया है किसी तार के सिरों पर 12 वोल्ट का
का विभवांतर लगाया जाता है। कोई तार है हमारे पास, उसके सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, कितना जूल? 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा, ये क्यू का वैल्यू पूछा है। और कहा है कि यदि इसमें जो आवेश प्रवाहित हो रहा है वो 1 मिनट तक चले, 1 मिनट को 7 सेकंड लिख सकते हैं, तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या क्या दिया है, W दिया है, V दिया है, तो आपको पता है W इक्वल टू V इक्वल टू क्या, W/Q। तो यहाँ से Q निकल जाएगा। यस Q का वैल्यू आएगा W/V और W का वैल्यू क्या है 900, अपॉन में V कितना है 12, ठीक है ना। यहाँ से आप 3 से काटिए, 3 चौके 12, 3 तरीके 9, 75 है 300 बटे 4 मतलब 150 बटे, हाँ 150 बटे 2 मतलब 75, 75 कूलम। ये हो गया Q का वैल्यू। I का वैल्यू क्या होता है Q/T, Q का वैल्यू 75 बटे में T कितना है 60। चलिए 15 अरे 1.25 हैं 1.25 15 टेबल से 5/4 15 चौके 60, 15 चौके 60, 15 पाँच 75, 5 बटे 4 मतलब कितना आएगा 102 का। यस यस ये हो गया एम्पियर आंसर, ठीक ना। अगले क्वेश्चन पे चलेगा। यस सर। क्वेश्चन दिया है हमारे पास, ये सारा एक्सरसाइज आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ओके ना। हाँ ग्रुप में मिल जाएगा, 5 एक्सरसाइज का होमवर्क भी रहेगा, ओके ना। जहाँ पे बंद हो जाएगा हमारा पेन, ठीक है, उसके बाद होमवर्क हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, कहाँ है क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है। 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है, कितने वोल्ट की है 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है। कहा गया है कि 1.5 ओम प्रतिरोध में, बेटा ये 1.5 ओम का प्रतिरोध में कितना धारा, 2 एम्पीयर की धारा भेजी जा रही है। अच्छा 2 एम्पीयर भेजी जा रही है। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बताइए, छोटा का आर, याद करो वो दिन। अच्छा R इक्वल टू E नहीं V माइनस IR, E बराबर E माइनस IR। टू तो है आई, V इक्वल टू हम लिख सकते हैं E माइनस IR, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध रुकिए तो यही आपका E है, यही बात है। आप ये लगाएंगे I इक्वल टू डायरेक्ट E बटे E बटे R प्लस R बस है R प्लस R ना, ये लगाएंगे डायरेक्ट, ये लगाएंगे, ये लगाइए आंसर पाइए, हो जाएगा ऐसे ही हो जाएगा। चलिए ये लगाइए आंसर पाइए। आंसर आपका आना चाहिए 0.1 ओम। ये आपका होमवर्क हो गया, ओके। आप लोग भी ये लगाएंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में, ओके। तो मिलते हैं कल, आपको इसके आगे 5 क्वेश्चन हम कल चेक करेंगे, ओके।